Hello everyone, welcome to the next session of Sangvi Sunday Season 3. Now ये सीजन में हम कंप्लीट कर रहे हैं CA फाइनल मिसलेनियस टॉपिक का क्विक रिवीजन. ठीक है, हमने जो प्रीवियस सेशन कंप्लीट कर लिए है वो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कारो, कंपनी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट एंड इवेंट. आज जो सेशन कर रहे हैं उसका पार्ट 1 दैट इज फिस्कल ऑडिट, उसके अंदर जीएसटी वाला पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया. नाउ ये सेशन में आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, दैट इज अंडर सेक्शन 44AB. नाउ ये जो 44AB है, बेसिकली आई विल ट्राई टू डिवाइड दिस पार्ट आल्सो इन मल्टीपल सबसेक्शंस. समझो, हम लोगों ने ये लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया है. ये वाला पार्ट हमारा लास्ट सेशन में कंप्लीट हो चुका है. आज हम इस पे फोकस करेंगे, दैट इज ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. नाउ इसमें सबसे पहला पार्ट है, मतलब इनकम टैक्स के अंदर सबसे पहला सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, नॉट सेक्शन दिस मींस नॉट प्रोविजन बट द वेरी सब पार्ट, वो सब पार्ट है एप्लीकेबिलिटी, कि टैक्स ऑडिट किसको करवाना है, किनको नहीं करवाना है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट टॉकिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी. सेकंड पार्ट हम बात करेंगे रिपोर्ट्स के लिए. जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाना है 3CA, 3CB, 3CD, 3CAE, ये भी एक नया टॉपिक है, छोटा सा है, we'll study that also. And third part we will be talking about form 3CD. मतलब 3CD, ये जो फॉर्म 3CD के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें क्या क्या क्लॉजेस के अंदर कौन से फैक्ट्स को नरेट करना है. ठीक है, सो बेसिकली डिवाइडिंग 44AB वाला सेक्शन जो है इनटू 3 मेजर पार्ट्स. फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी, सेकंड रिपोर्टिंग एंड थर्ड क्लॉजेस ऑफ सच रिपोर्टिंग. डन. स्टार्ट करें विद द वेरी फर्स्ट इनिशियल पार्ट, एप्लीकेबिलिटी. सी अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट वन. टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल टू ईदर अ बिजनेस प्रोवाइडर और अ सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, सो अगर कोई ट्रेडिंग में है तो वहां पे भी एप्लीकेबल होगा, कोई सर्विस रेंडर कर रहा है वहां पे भी एप्लीकेबल होगा, डिपेंडिंग अपॉन different threshold limits. Whenever a person is under business and profession business, we are talking about pure business, not service providing. ठीक है, business, that business is again divided into two. That is one, जिन्होंने opt किया है presumptive income basis. Second, जिन्होंने opt नहीं किया है presumptive income basis. जिन्होंने presumptive income opt किया है, presumptive income means what? जिनका टर्नओवर के बेसिस पे या फिर इनकम के बेसिस पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा. सो इफ एट ऑल यू आर द पर्सन, you are doing your business which is falling under section 44AD, AE, BB, BBB, 44AD, AE, BB, BBB. अगर ऐसे सेक्शंस में आप फॉल करो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हो, आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हो एट 6% और 8% डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन का प्रोविजन. अगर आपने इनकम लेस देन 6% या लेस देन 8% डिक्लेयर की है, आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा. या फिर और आपका टर्नओवर, ये है इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट हियर, ये है टर्नओवर. अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है ₹2 CR, 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर एक्सीड हो जाता है, फिर भी एप्लीकेबल हो जाएगा टैक्स ऑडिट. एंड इसके साथ एक क्यूमुलेटिव कंडीशन है, अगर टर्नओवर मोर देन 2% है तो बोलता है प्लस इनकम इज एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा. सो प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सटल एडिशनल क्यूमुलेटिव कंडीशन है जो बच्चे भूल जाते हैं. सो फर्स्ट, इफ एट ऑल द इनकम इज शोन लेस देन 6% और 8% और टर्नओवर इज ग्रेटर देन ₹2 CR प्लस, यहाँ पे है और एंड नीचे कंडीशन में है प्लस द इनकम इज एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. ठीक है, ये किसके लिए था? बिजनेस अंडर प्रिजम्पटिव. ठीक है, दूसरा पार्ट आता है जो बिजनेस प्रिजम्पटिव बेसिस पे नहीं है, वहां पे स्टिल द थ्रेशोल्ड ऑफ टर्नओवर इज ₹1 CR. मुझे बोलता है फॉर अदर बिजनेस टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स exceeds ₹1 CR, exceeds ₹1 CR, exactly 1 CR है, फिर भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है. लेस देन इक्वल्स टू 1 CR, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है. मोर देन 1 CR, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है. ठीक है, सो ये तो रही बिजनेस की बात. बिजनेस में 2 पार्ट्स, प्रिजम्पटिव एंड अदर्स. ठीक है, अब आता है सर्विसेज पे. सर्विसेज में ऑल्सो देयर इज वन कंडीशन, बोलता है ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर एक्सीड्स ₹50 lakhs. exceeds rupees 50 lakhs. exceeds का मतलब क्या? less than equals to 50
lakhs, tax audit not applicable. Exceeding rupees 50 lakhs, tax audit will be applicable. Done? ये तो रहा applicability का clause. इसके नीचे ना 4 मैंने RTP से लाइक कांस्टेंट नवंबर एंड मई 19 के आरटीपी में ये कांस्टेंट केस स्टडी पहले भी थी अभी भी थी, ये आई हुई है, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन इंसर्ट किया है बुक में, तो जरा देखते हैं क्या है। समझो ये जो केसेस है ना, ये केसेस आर बेस्ड ऑन प्रोविजनल सेक्शन 44AD। अब समझो थोड़ा सा लाइक ब्रीफ दे रही हूं मैं। 44AD इज अ सेक्शन वेयर बिजनेस अंडर प्रिजम्पटिव इज प्रोवाइडेड, ठीक है। ये 44AD बेस लाइक ये 44AD का जो प्रोविजन है वो प्रिजम्पटिव इनकम, प्रिजम्पटिव बिजनेस के बारे में बात करता है। 44AD इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, इज एप्लीकेबल टू फर्म, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ कंपनी। कंपनी के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल। समझ में आता है? So if at all the question is providing that Mr. A, तो हम बोलेंगे Mr. A है, he is an individual, 44AD applicable होगा, ठीक है। A, B and company, a partnership firm, हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। अगर ऐसा बोला है A, B प्राइवेट लिमिटेड, हम बोलेंगे A, B प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी, 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, ये जो 44AD है ना, 44AD is applicable for all the business except commission business. So अगर कोई केस में ऐसा दिया है इंडिविजुअल जिनका कमीशन कलेक्शन एक काम है, कमीशन कलेक्शन से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, हम बोलेंगे इंडिविजुअल है तो 44AD एप्लीकेबल। फिर बोलेंगे नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये कमीशन बिजनेस है, इनको 44AD एप्लीकेबल नहीं है। मैम 44AD एप्लीकेबिलिटी का इतना क्यों सोचना है? क्योंकि Once 44AD will be applicable, हम बात करेंगे कि इनका टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ की लिमिट में आएगा या मोर देन 1 करोड़ की लिमिट में आएगा। अगर 44AD एप्लीकेबल है तो ये 2 करोड़ की लिमिट में आएंगे, अगर 44AD एप्लीकेबल नहीं है तो ये 1 करोड़ की लिमिट में आएंगे। समझता है? सिंपल, पक्का। सो मैं आपके लिए 2 केसेस डिस्कस कर रही हूँ, रेस्ट 2 आपका होमवर्क होगा। स्टार्ट करते हैं। DB प्राइवेट लिमिटेड, होल्ड, प्राइवेट लिमिटेड बोला मतलब ये कंपनी है। अगर ये कंपनी है तो क्या 44AD एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। तो इनका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ऊपर गया है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, यस और नो? समझते हैं आगे क्या लिखा है। हैज अ टोटल टर्नओवर ऑफ 125 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, XYZ। अब देखते हैं 44AD इज नॉट एप्लीकेबल, क्यों? क्योंकि ये जो असेसी है वो कंपनी असेसी है। Hence, because इनका टर्नओवर 125 लाख है, that is more than 1 CR, 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। Hence, 2 करोड़ की लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल, इनको टैक्स ऑडिट करवाना है because turnover exceeds ₹1 CR। डन, पक्का। नेक्स्ट, ABN कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म, ABN कंपनी पार्टनरशिप फर्म। तो फर्स्ट कंपनी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी को नॉट एप्लीकेबल, पार्टनरशिप फर्म को एप्लीकेबल। अगर ये ABN कंपनी पार्टनरशिप फर्म है तो 44AD एप्लीकेबल होगा। एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैविंग अ टर्नओवर ऑफ ₹165 lakhs मींस 1 crore 65 lakhs फॉर द फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो। आंसर में देखो एक थोड़ा सा ये भी है, आपको करेक्शन करना है। सेक्शन 44AD इज एप्लीकेबल, यहाँ पे वर्ड नॉट आया है, प्लीज कैंसिल कर देना। Whether 44AD is applicable to the partnership firm. So, because 44AD applicable है, फर्स्ट ऑप्शन आप 8% के हिसाब से प्रेजेंटिव इनकम के बेसिस पे इनकम शो कर सकते हो। अगर आपने 8% से कम इनकम शो की है तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, या फिर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, बट यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा तो है नहीं, तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कौन सा था? ABC एंड कंपनी। ABC एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जिनको 44AD एप्लीकेबल है। हेंस इनको ऑप्शन दिया गया है 8% के हिसाब से इनकम शो करने का। अगर 8% से कम इनकम शो किया है तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। टर्नओवर के बेसिस में देखने जाए, बिकॉज ये 2 करोड़ से नीचे है तो टर्नओवर के बेसिस पे टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। समझा है? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जस्ट बता देती हूँ। मिस्टर ए मतलब ये इंडिविजुअल है बट ये कमीशन ले रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल को तो 44AD एप्लीकेबल है बट कमीशन बिजनेस को इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो एंड यहाँ पे भी दिस इज 137 lakhs मींस 1 crore 37 lakhs,
137। ठीक है, सब बोलेंगे इंडिविजुअल है 4480 एप्लीकेबल, बट कमीशन बिजनेस है हेंस 4480 नॉट एप्लीकेबल। तो टर्नओवर का लिमिट 1 करोड़ हो जाएगा, बिकॉज दिस इज मोर देन 1 ईयर टैक्स ऑडिट करवाना है। ठीक है, ये रीड करना प्लीज आप एक बार। नेक्स्ट इज ऑल्सो मिस्टर विशाल राका, ये भी इंडिविजुअल है। ठीक है, तो 4480 इज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कमीशन इनकम, बट इन द गिवन केस ये कमीशन ले रहा है या नहीं ले रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना। सिंपल। चलो आगे बढ़े, ये था एप्लीकेबिलिटी। सेकंड आते हैं रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग का प्रोविजन, लाइक रिपोर्टिंग का जो पार्ट है वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको भी पता होगा, फॉर्म 3CA, नेक्स्ट फॉर्म 3CB एंड लास्ट फॉर्म 3CD। फॉर्म 3CA और 3CB जाता है, क्यों ऐसा समझो। 3CA इज अ फॉर्म फॉर द असेसी हु कैरीज आउट अ बिजनेस और प्रोफेशन जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई अदर एक्ट या फिर कोई अदर लॉ के अंदर ऑडिटेड है। ठीक है, तो जिनका से फॉर एग्जांपल कंपनी एज एन एसएससी है, ये कंपनी एज एन एसएससी कोई लॉ के अंदर ऑलरेडी ऑडिट करवा रहा है, तो इनका जो भी टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट जाएगा, ये टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट जाएगा अंडर फॉर्म 3CA। ठीक है, बी देखिए, द फॉर्म इज रिपोर्टेड नॉट कवर्ड अंडर 3CA, मतलब जो भी पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है बट नॉट बीइंग अ पर्सन रेफर्ड अंडर 1, ये अगर वो यहाँ पे कवर्ड है तो यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा। सिंपल, पक्का। अब इसके साथ जाता है फॉर्म 3CD। फॉर्म 3CD इज कॉमन फॉर ऑडिटेड या नॉन ऑडिटेड। से फॉर एग्जांपल फॉर्म 3CD के बारे में बात करें, फॉर्म 3CD कंटेन क्या करता है? फॉर्म 3CD कंटेन्स द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? यहाँ पे सेक्शन 35, 35D, 36, बहुत सारे 28, बहुत सारे अलग अलग सेक्शन के तहत जो भी इंफॉर्मेशन टैक्स ऑडिटर को लिखनी होती है वो जाती है अंडर फॉर्म 3CD। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। फॉर्म कंपनी है तो 3CA प्लस इसके साथ फॉर्म 3CD। अगर अदर देन कंपनी है या फिर जिनका कोई मतलब कोई छोटा इंडिविजुअल पर्सन है जिनका ऑडिट कोई दूसरे लॉ के तहत नहीं हो रहा है, उनके लिए जाता है फॉर्म 3CB प्लस फॉर्म 3CD। मीन्स व्हाट? ये जो फॉर्म के बारे में हमने बात की, फॉर्म 3CD इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। दिस इज एक्चुअली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो लिखी जाती है वो जनरल इंफॉर्मेशन लिखी जाती है फॉर्म 3CA में या 3CB। सिंपल, पक्का? ओके। नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले वो रिपोर्टिंग के लिए ही, जैसे हमने फॉर्म अभी फिलहाल के लिए 3 फॉर्म पढ़े, फॉर्म 3CA, 3CB एंड 3CD। और एक फॉर्म पढ़ना है, जस्ट समझा रही हूँ मैं आपको। इफ पॉसिबल यू कॉपी दिस ऑफ, ओके? ये आप कॉपी कर लीजिएगा। ऑडिट होता है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D एंड 35E। ऑडिट होता है फॉर अ पर्सन क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D या 35E। 35D में क्या चीज आती है? 35D में बेसिकली डिडक्शन मिलते हैं फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो बिफोर कमेंसमेंट अगर कोई खर्चा किया है, बिफोर कमेंसमेंट अगर कोई खर्चा किया है, उसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 35D। तो जब भी टैक्स ऑडिटर 35D के अंदर चेकिंग करेगा तो ये वाला चेकिंग करेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। मैंने वहां पे लिख कर रखा है जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्ट ने ऐसा वर्ड नहीं दिया है, पास्ट। ठीक है, 35E में क्या जाता है? 35E में जाता है प्रोस्पेक्ट ऑपरेशंस के लिए कोई खर्चा। प्रोस्पेक्ट ऑपरेशंस के लिए कोई खर्चा, सी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बोल कर क्या था, एक्सपेंशन हो रहा है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए हो रहा है, तो ये है प्रोस्पेक्ट। यहाँ पे मैंने लिख करके रखा है फ्यूचर। सो बेसिकली डिडक्शन किसके लिए है? खर्चों के लिए। 35D के अंदर पास्ट मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, 35E के अंदर फ्यूचर मतलब प्रोस्पेक्ट ऑपरेशंस के लिए खर्चा। ठीक है, इसका डिडक्शन मिलता है। मैम करना क्या है? एज पर रूल 6B ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962, यहाँ पे एक ऑडिटर को चेक करना होता है कि कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही इनको खर्चा अलाउ किया है या नहीं। से फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस स्टार्ट होने वाला है
इन द ईयर 2020, मैंने खर्चा किया है समवेयर इन द ईयर 2000, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो 2000 में मैंने खर्चा किया था, क्या वो अलाउड होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? दैट इज द क्वेश्चन जो ऑडिटर को चेक करना है कि जो क्लेम किया है was या फिर is for a specified period as specified under section 35D and 35E, ठीक है। इसका रिपोर्टिंग करना है एंड ये जो रिपोर्ट जाएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दो, शायद ये एमसीक्यू में आ जाए। इसका जो रिपोर्ट जाएगा, ये रिपोर्ट जाता है अंडर फॉर्म नंबर 3AE, 3AE। मेकिंग सेंस? सिंपल, ओके। एंड जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो जनरल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करे। जनरल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो नॉर्मली हम ऑडिट करने के लिए जो हमारा प्रोसीजर रहता है, वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सो क्या क्या पढ़ा? 35D, 35E, रिपोर्टिंग अंडर फॉर्म 3AE एंड रूल 6B। सिंपल, ये तो था रिपोर्टिंग वाला पार्ट। रिपोर्टिंग में अब टोटली बताओ कितने फॉर्म है? 3CA, 3CB, 3CAE एंड 3CD, ठीक है। 3CAE स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक डिडक्शन के लिए ही है। डन। अब आगे बढ़े विद द प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिपोर्टिंग अंडर फॉर्म 3CD। 3CD में लिखना क्या है? स्टार्टिंग में सारी जनरल चीजें हैं, नेम ऑफ द एसएससी, एड्रेस का एड्रेस एंड पैन, नेम, एड्रेस एंड पैन। इसके बाद देखो देयर इज सम काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स, वर्ड्स एडेड। पॉइंट नंबर क्लॉज नंबर 4 में देखो क्या लिखना है, इफ इट ऑल वो जो एसएससी है इज लायबल टू पे एनी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जैसे कि एक्साइज, सर्विस टैक्स, जीएसटी, ऐसा कस्टम्स एक्सेट्रा। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर स्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ जीएसटी है, वो मेंशन करना है अंडर क्लॉज 4, ठीक है। सो तो प्लीज फर्निश, ये फर्निश करना है। इफ यस देन फर्निश रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अंडर जीएसटी or any other identification number allotted for the same, ठीक है, ओके। इसके बाद स्टैट्यूट्स, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट क्लॉजेस ऑफ 44AB के बिजनेस है या सर्विसेज है। पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो वो लिखना है। नेचर ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस में अगर कोई चेंज है तो वो मेंशन करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब, मेंटेन्ड एंड एग्जामिन्ड, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या प्रिस्क्राइब था, क्या मेंटेन किया है, क्या एग्जामिन किया है, किसने? टैक्स ऑडिटर ने। नेक्स्ट, बिजनेस फॉलिंग अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, दैट इज 44D। अभी हम लोग बात करके आए हैं 44D के अंदर, 44D, 44AE, 44B, BB, BBB, BA, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अगर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग में कोई चेंज हुआ है तो ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग ना सेक्शन नंबर 145 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बेसिकली यहाँ पे जितने भी सेक्शंस मैं कोट करने वाली हूँ ये सारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखना है। इफ डेविएशन, ये देखो 145 है, देखो यहाँ पे 145, 145 है, बेसिकली दोनों सेक्शंस बिलोंग्स टू द प्रोविजन ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग अंडर इनकम टैक्स। नेक्स्ट, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड टू स्टॉक इन ट्रेड, तो उसका डिस्क्लोजर देना है क्लॉज 15 में। क्लॉज 16 अगेन इंपॉर्टेंट, पास्ट एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। क्या बोलता है? इनकम नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी, मतलब जो इनकम हमको इनकम टैक्स के अंदर शो करनी चाहिए बट नहीं क्रेडिट की है, वो यहाँ पे आएगी। इनकम नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, क्लॉज 17 पे है हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ इफ इट ऑल ट्रांसफर्ड एट लेस देन एसडीवी, एट लेस देन एसडीवी अंडर सेक्शन 50C और 43CA। समझो, अगर कोई कैपिटल एसेट है, ठीक है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमने आगे इसका और क्लॉज आने वाला है, सो अगर 100 रुपीज की प्रॉपर्टी है, हमने उसको ट्रांसफर बताया है, हमने बताया कि कैपिटल एसेट सोल्ड, हमारी इनकम है कैपिटल एसेट सोल्ड, ठीक है, हमने बताया कि नहीं ये तो हमने 20 रुपए में ही सेल किया। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वाला क्लॉज आता है, बोलता है कि नहीं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से ये है फेयर वैल्यू। नॉर्मली मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है वो 100 रुपए पे हो रहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से एटलीस्ट 80 में सेल होनी चाहिए। आपने जो 20 बताया ना, दैट इज नॉट ग्रांटेड। सो उसका डिस्क्लोजर कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है
जो लेस देन एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के नीचे वाले वैल्यू पे 80 रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है, आपने सेल किया 20 रुपए पे, बोलते हैं अगर लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कोई भी प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग सेल हुआ है वो क्लॉज नंबर 17 में रिपोर्ट होगा। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट वन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 अंडर सेक्शन 32। बेसिकली यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो एडवांस डेप्रिसिएशन है, बेसिकली डेप्रिसिएशन का सब कुछ ब्लॉक मेथड जो हम फॉलो करते हैं डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन होगा अंडर क्लॉज 18। नेक्स्ट, अमाउंट एडमिसिबल अंडर स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड डेबिटेड या फिर शॉर्ट डेबिटेड नॉट डेबिटेड टू पीएनआर। जैसे कि अगर एक्सपेंस किया है मैंने 100 रुपीज का, बट कई जगह पे इनकम टैक्स एक्ट मुझे डिडक्शन देता है 105%, 150%, इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट होना चाहिए था ज्यादा, मतलब ज्यादा खर्चा क्लेम करने मिल रहा है, बट पीएनएल फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कम डेबिट किया बिकॉज मैं तो 100 रुपए खर्चा बुक करूंगी माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका रिकंसिलिएशन अंडर क्लॉज 19 शो करना। ठीक है, नेक्स्ट 20 के अंदर बोनस या कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज, 20B के अंदर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज फॉर वेरियस फंड ईएसआईसी पीएफ वगैरह के लिए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉई। देन नेक्स्ट, अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द नेचर इन द फॉलोइंग नेचर। यहाँ पे जितने भी नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है ना, ये सारे नॉर्मल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल जो पीएनएल में भी अलाउ है, इनकम टैक्स में भी अलाउ है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया, क्लब एक्सपेंस हो गया, फाइन्स पेनल्टीज वगैरह हो गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो क्लॉज है वो है जे, बोलता है पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन कैश एक्सीडिंग ₹20,000 पहले था, अब ये 20,000 अमेंड होकर के हो चुका है एक्सीडिंग ₹10,000। ठीक है, सो मार्केट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे अमेंडमेंट है। और ₹35,000, 35,000 बेसिकली ट्रांसपोर्ट कैरेजेस के लिए है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप प्लीज और एक चीज एड ऑन कर लो, ये क्वेश्चन नवंबर 18 सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में पूछा गया है। ठीक है, सेम इसी के ऊपर क्वेश्चन था कि पर डे के बेसिस पे 10,000 के बियॉन्ड कोई कैश में खर्चा किया है, पर डे बेसिस पे पर पर्सन को 35,000 के बियॉन्ड ट्रांसपोर्ट या कैरेज के लिए पैसा पे किया। ठीक है, सो इफ एट ऑल द अमाउंट एक्सीड्स ₹10,000 फॉर अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर, इफ एट ऑल द अमाउंट एक्सीड्स ₹35,000 फॉर ट्रांसपोर्ट और कैरेज पर्पस। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो आपको 21J के अंदर रिपोर्ट करना है, 21J। डन, ओके, इंपॉर्टेंट वन, इनकम एक्सपेंडिचर कंटिंजेंट लायबिलिटी वो सब यहाँ पे शो करना है। नेक्स्ट, अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 23 ऑफ कौन सा सेक्शन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। सो 23 के अंदर जो भी प्रोविजन, से फॉर एग्जांपल मैंने एमएसएमईज के साथ कोई बिजनेस किया है एंड कोई खर्चा इनएडमिसिबल है, ठीक है, लेट पे किया है, अगर वो इनएडमिसिबल है तो आपको क्लॉज 22 में उसका रिपोर्टिंग करना है। डन, नेक्स्ट 23 अगेन इंपॉर्टेंट, 23 के अंदर क्या है, 23 के अंदर जो ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी है वो आ जाएंगे। पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 48(2), 48(2) के ब्रैकेट में आप लिख लो ये स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन है, रिलेटेड पार्टीज है। ठीक है, तो 48(2) के अंदर जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है वो आप क्लॉज 23 में रिपोर्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट डीम्ड गेन अंडर, हाँ ये डीम्ड गेन बेसिकली डेप्रिसिएशन आगे वाले प्रोविजंस आ गए, 33AB, 33ABA एंड 33AC, ये टी कॉफी रबर वाले प्रोविजंस है। ठीक है, सो वो वाले जो प्रोविजन है वो आ जाएंगे क्लॉज 24 में रिपोर्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट 25 रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटीज यहाँ लिखना है। 26 43B अगेन इंपॉर्टेंट, 43B के अंदर डिडक्शंस है। 43B ऑन पेड बेसिस एक्सपेंस को अलाउ करता है। सी फॉर एग्जांपल आपने प्रोविजन ऑफ टैक्स मेंशन करके रखा है, वो अलाउ नहीं करेगा। अगर ऐसे कोई खर्चे हैं जो सिर्फ पेड बेसिस पे अलाउड है, वो सारे सेक्शन दिए गए हैं अंडर सेक्शन 43B, उसका जो भी रिपोर्टिंग है वो आपको करना है अंडर क्लॉज 26। सो इंपॉर्टेंट में क्या आ गया, 22, 24, 26, ऊपर भी आया है 21, ठीक है, 17, जिसको जो रैंडमली मार्क किए हैं, जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है वो तो लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेमी क्रेडिट, ठीक है, प्रायर ईयर ये लिखना है। अगेन अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, 28, 29, 29A शेयर
without adequate consideration, it is not inadequate. Shares without adequate consideration covered under section 56 subsection 2. बेसिकली 56 सबसेक्शन 2 बात करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बारे में. सो इफ एट ऑल हमने कोई शेयर्स विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन दिए है तो हम बात करेंगे दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट, कंसिडरेशन फॉर शेयर्स इश्यूड for an amount exceeding fair market value. For an amount exceeding fair market value, again this is covered under section 56 subsection 2, that is income from other sources. Simple. ये देखो, shares without adequate consideration, यहाँ पे है shares for, एक मिनट, without adequate considerations का मतलब क्या है? यहाँ पे ये आपने buy किए हैं shares, ये आपने इश्यू किए हैं शेयर्स. ठीक है. तो 28 एंड 29 एक है बाइंग और दूसरा वाला है इश्यू. अगर आपने बाय किए हैं एट अ लेस देन कंसिडरेशन, लेस देन इनएडिक्वेट, मतलब वो एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, तो ऊपर वाला जो अमाउंट बच जाता है वो हम मानेंगे कि दिस इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. सिंपल. नीचे 29 टॉक्स अबाउट कंसिडरेशन फॉर शेयर्स एक्सीडिंग फेयर मार्केट वैल्यू. डन. ओके. नेक्स्ट, एडवांस फोरफीटेड. अगर एडवांस फोरफीट हुआ है तो वो एडवांस से, फॉर एग्जांपल कोई कैपिटल असेट हम सेल कर रहे थे, ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम सेल कर रहे थे. ठीक है. यहाँ पे आए हैं मिस्टर ए. मिस्टर ए ने कहा कि ये प्रॉपर्टी का 1 CR है, मैं अभी आपको टोकन के नाम पे 5 लाख रुपए दे देता हूँ. टोकन मनी, टोकन के नाम पे वो आपको दे रहे हैं 5 लाख रुपए, 5 लाख. ठीक है. ये 5 लाख देने के बाद मिस्टर बोल रहे हैं मैम बैलेंस 95 लाख का रियली हमसे कोई पैसे नहीं मिल रहे. अगर 95 लाख अरेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे तो ये 5 लाख भी फोरफीट, ये हम रख लेंगे. ये जो 5 लाख हमने रखे हैं दिस इज आवर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. पहले ये कैपिटल एसेट की कॉस्ट में से माइनस होता था. ठीक है. अब ये होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. तो ये 56 टू क्लॉज 10 के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से रिपोर्ट होगा अंडर क्लॉज 29A. समझा है. ठीक है. तो नेचर ऑफ इनकम, अमाउंट देयर ऑफ टैक्सेबिलिटी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. डन. ओके. नेक्स्ट 29B, अगेन इंपॉर्टेंट. Receipts without consideration or inadequate considerations. Whether any item, please underline Radija, whether any item is to be included as income chargeable under the head income from other source, EFOS. ठीक है. अब ध्यान दो, अगर कोई भी inadequate consideration या without consideration हमने सेल किया है तो जो बैलेंस है ना, बैलेंस वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा. ऊपर जो मैंने प्रोविजन पढ़े देखो सब कुछ 56(2) में था. 56(2)(7), 56(2)(7)(A), 7(B), यहाँ पे 56(2)(9), अब जो आ रहा है 56(2)(10), 56(2)(9), 56(2)(10). सो बेसिकली जहां पे भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन कुछ सेल हो रहा है वो ईफॉस के अंदर टैक्स होगा. अगर टैक्स होगा तो हमारा रिपोर्टिंग आएगा अंडर क्लॉज 28, 29, 29A एंड अभी जो पढ़ रहे हैं 29B. ठीक है. अब ये जो 29B है ना, इसको थोड़ा गौर से समझो. परमिसिबल लिमिट है एंड इनपरमिसिबल लिमिट है. परमिसिबल लिमिट पहले सिर्फ 50,000 रुपीज का परमिसिबल था. समझो. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वर्डिंग्स पे ध्यान ना दे करके. से फॉर एग्जांपल, ठीक है, केस मैंने फ्रेम कर लिया है, जरा देखते हैं. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एंड दिस इज सेल कंसिडरेशन, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू. क्या कहता है? इफ एट ऑल इन केस ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे जरा ध्यान देना, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर कंसिडरेशन, अगर सेल हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, देन क्या चेक करना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एंड सेल कंसिडरेशन चेक करना है. इफ एट ऑल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन इज ₹8 लाख, आपने उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया है एट ₹7,50,000, तो डिफरेंस कितना है? 50,000. अगर ये डिफरेंस इज मोर देन ₹50,000 और 5% ऑफ
सेल कंसिडरेशन दैट इज 37,500. बोलो मुझे क्या कहता है, इफ इट ऑल द सेल कंसिडरेशन इज लेस देन हायर ऑफ, वर्ड्स पे ध्यान दे दीजिए यहाँ पे. In case of any immovable property, whether the stamp duty exceeds the consideration, whether the stamp duty exceeds the consideration by less than higher of, less than higher of what? Higher of rupees 50,000 or 105% of sale consideration. So higher of क्या 50,000 और 5% of sale consideration. अगर it is more than 50,000 तो हम इसको यहाँ पे 29B में रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि लेस देन हायर ऑफ, इन दोनों का हायर कौन था, 37,000 50,000 50,000. तो अगर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे. ठीक है, ऐसा ही केस 2 फ्रेम किया हुआ है मैंने, लेस देन हायर ऑफ. यहाँ पे देखो, सेल कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 20 लाख 19 लाख. 20 लाख 19 लाख में डिफरेंस अलाउड कितना है, 50,000 और 5% ऑफ द सेल कंसिडरेशन दैट इज 95,000. यहाँ पे डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि हायर ऑफ में अमाउंट आ जाएगा 95,000. ठीक है, सिंपल एज दैट. पक्का? ओके. सो लेस देन हायर ऑफ में यू जस्ट नीड टू चेक, यहाँ पे आ रहा है ये, यहाँ पे आ रहा है ये. समझा है? ठीक है, सो उतना ही ध्यान देना. इफ एट ऑल द डिफरेंस इज लेस देन हायर ऑफ में 50,000 और 105%, पहले से 50,000 ही था, 105% एड ऑन हुआ. ठीक है, अगर ऐसा है तो वो अमाउंट, जितना भी डिफरेंस ऑफ अमाउंट है उसको एड बैक करना है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड उस चीज का रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 29B. नेक्स्ट 30 में इफ इट ऑल द चेक अकाउंट पे, चेक के बियॉन्ड में अगर आपने कोई हुंडी या फिर अमाउंट बोरो किया है तो 30 में आ जाएगा. 30A में इफ इट ऑल इन द प्रीवियस ईयर कोई ट्रांसफर प्राइस एडजस्टमेंट किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा. सेक्शन नंबर 92CE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये वाला प्रोविजन है. नेक्स्ट इज 30B. अगर 30B में कोई इंटरेस्ट, एक्चुअली ये जो अमाउंट बोरोड है ना उस पे फंडिंग नहीं है, बोलता है एक्सपेंडिचर बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट एंड ये इंटरेस्ट अमाउंट एक्सीड हो रहा है रुपीज 1 CR. ठीक है, तो हमको यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है. डन. तो इंटरेस्ट को टिक करो और एक्सीडिंग रुपीज 1 CR उसको टिक कर लेना. नेक्स्ट क्लॉज नंबर 30C. दिस इज ऑल्सो अमेंडमेंट, तो प्लीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है. ओके, whether an assessee has entered into, अब अंडरलाइन करो, an impermissible avoidance agreement. ठीक है, अगर कोई नॉन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, बेसिकली अभी तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, तो अगर कोई 96 सेक्शन नंबर 96 के अंदर कोई अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर हुआ है तो उसका डिस्क्लोजर करना है कि टैक्स बेनिफिट कितना उठा है, नेचर ऑफ अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या था. सिंपल, पक्का? ओके, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्लॉज नंबर 31. क्लॉज नंबर 31 बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता है. बेसिकली इसका ड्राफ्टिंग थोड़ा सा अलग है, समझ लो. वेरी क्विक रिकैप कर लेते हैं. समझो ये क्लॉज में है क्या. क्लॉज नंबर 31 में यू हैव 31A, 31B, 31C, 31D, 31E. इतना ही नहीं, इसके बाद आपके है 31DA, BB, BC, BD. तो इसको रीड कैसे करना है, इसको रीड ऐसे करना है, A, B, फिर BA, BB, BC, BD, BE. ऐसा नहीं करना है, आपको रीड करना है 31A, B, C, D, E, ये सेपरेटली. इसके बाद आपको रीड करना है BA, BB, BC, BD. ठीक है, Why? I'll give you a reason. समझो, जो 31 ABCDE है ना, इसमें सारे में थ्रेशोल्ड लिमिट है रुपीज 20,000. 31 BA, BB, BC, BD है, उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है रुपीज 2 lakhs. सो अगर आप A, B, B के बाद BA, BB, BC में आ गए ना तो आधा 20,000, आधा 2 lakhs, फिर से 20,000 ऐसा आ जाएगा. ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं आगे बढ़ना है. आपको डायरेक्टली आगे बढ़ना है, इधर ऐसा स्ट्रेट, उसके बाद इधर ऐसा स्ट्रेट. सिंपल. ओके, चलिए समझते हैं. A, B, C, D, E इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे A, B, C, D, E में A एंड B इज रिसिप्ट. जितना भी रिसिप्ट किया, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स या फिर इन द एनी अदर स्पेसिफाइड सम, रिसिप्ट किया है इन कैश फॉर मोर देन रुपीज 20,000. तो एज पर सेक्शन 269 ऐसी अलाउड नहीं है, उसका रिपोर्टिंग आएगा अंडर क्लॉज 31A एंड B. डन. CDE तीनों बात करता है रीपेमेंट के लिए, रीपेमेंट.
यहाँ पे आता है रीपेमेंट ऑफ लोन इन कैश एक्सीडिंग ₹20,000, रीपेमेंट ऑफ लोन्स और डिपॉजिट एक्सीडिंग ₹20,000 इन कैश ओरिजिनली टेकन इन कैश। ठीक है, सो यहाँ पे एज पर सेक्शन 269T, ये भी 269T 269T, यहाँ पे भी रीपेमेंट ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स एक्सीडिंग ₹20,000 ओरिजिनली टेकन इन एनी बेरर चेक और ड्राफ्ट, मतलब अकाउंट पे चेक के वाया नहीं लिया था, ये लिया था कोई बेरर चेक के वाया, एंड उसका रीपेमेंट हो रहा है एक्सीडिंग इन कैश एक्सीडिंग ₹20,000। तो बेसिकली ए बी क्या है, रिसिप्ट रिसिप्ट, इन कैश बेरर, सी डी ई क्या है, पेमेंट पेमेंट, क्या है यहाँ पे सादा पेमेंट, यहाँ पे ओरिजिनली टेकन इन कैश, यहाँ पे ओरिजिनली टेकन इन बेरर इंस्ट्रूमेंट, एनी सम एक्सीडिंग ₹20,000। डन। अब बीए बीबी बीसीबीडी देख लेते हैं। बीए बीबी बीसीबीडी में भी आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हो उसमें बीए बीबी दोनों है रिसिप्ट, पैसा आना, एंड बीसी एंड बीडी वो है पेमेंट, पैसा जाना। यहाँ पे है थ्रेशोल्ड ऑफ ₹2 lakhs इन कैश। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, देखो यहाँ पे भी रिसिप्ट इन कैश, रिसिप्ट बाय बेरर इंस्ट्रूमेंट दैट इज चेक और ड्राफ्ट, पेमेंट इन कैश, पेमेंट बाय बेरर इंस्ट्रूमेंट दैट इज बेरर चेक और ड्राफ्ट। ठीक है, एक्सीडिंग ₹2 lakhs, अगर ऐसा हुआ है तो इन सारे क्लॉजेस में आपको रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी मैंने तारे मतलब जितना भी स्टार्स लगाए उन तारे को जमीन पे लेके आता है। फर्स्टली ये जो 2 lakhs का पेमेंट है टू अ पर्सन इन अ डे और इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, एक सबकी जगह पे एक है, अ पर्सन इन अ डे ईच ट्रांजैक्शन, और इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मल्टीपल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन ओकेजन और इवेंट। ठीक है, तो ये जितने भी पेमेंट्स एक्सीडिंग 2 lakhs है वो एक पर्सन को दिया है, एक डे में दिया है, और ईच ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन के लिए दिया है, या फिर मल्टीपल टाइम्स दिया है रिलेटिंग टू वन ओकेजन और इवेंट। क्लियर, पक्का? ओके, सो इफ इट ऑल यू वांट टू कॉपी दिस, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, अब यहाँ पे पॉज कर लीजिए, या पॉज दिस, कॉपी दिस डाउन। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं पॉज करने का बोल रही हूँ आपको, वेट अब यहाँ पे एक पॉज कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, डन। ओके, नेक्स्ट ये जितने भी स्टार्स है उन स्टार्स को हम लोग जमीन पे लेके आए, उन स्टार्स के लिए जो स्टार्स है यहाँ पे एक पॉज कीजिए एंड कॉपी दिस डाउन। डन। ओके, थर्टी 31 मैंने नोट डाल करके भी रखा है, 31 ये स्टार्ट में पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। सी ₹20,000 अगर कोई भी अमाउंट या लोन्स डिपॉजिट स्क्वायर ऑफ वगैरह किया है 20,000 बी में चले जाते हैं। एनी स्पेसिफाइड सम एक्सीडिंग ₹20,000, अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग बताएंगे कि ये सम किसको दिया है, कौन से रिलेशन में दिया है, कब दिया है। बीए, अभी बीए वाला होल्ड करो। ठीक है, बीए वाले सम देखो 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs। सी पे आ गए, रीपेमेंट ऑफ लोन्स डिपॉजिट 269T 20,000, डी repayments of loan deposit 269T 20,000 received otherwise than check। ठीक है, यहाँ पे साइड में मैंने लिख करके भी रखा है, ओरिजिनल रिसिप्ट वाया अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट बट पेमेंट इन कैश, ओरिजिनल रिसिप्ट वाया कैश, ओरिजिनल रिसिप्ट वाया बेरर चेक और ड्राफ्ट, दैट इज 31E रिसिप्ट। ठीक है, अब जाते हैं बीए बीबी बीसीबीडी में, या बीए में आ जाता है। बीए में रिसीव्ड 2 lakhs इन कैश। ठीक है, सिंगल पर्सन और सिंगल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सिंगल ओकेजन, वो स्टार डाल करके मैंने नीचे लिखा था इसमें। ठीक है, बीबी बेरर चेक और ड्राफ्ट, रिसिप्ट बीबी पढ़ रहे हैं, रिसिप्ट 2 lakhs, सिंगल ट्रांजैक्शन सब कुछ सेम। ठीक है, नेक्स्ट बीसी पेमेंट इन कैश 2 lakhs, नेक्स्ट बीडी पेमेंट 2 lakhs, बेरर इंस्ट्रूमेंट और चेक। डन, सिंपल था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये मैंने मेन बुक के साथ चार्ट ड्रॉ किया हुआ था, तो आपको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। अभी चले जाते हैं हम लोग ऑडिट स्टार में। तो यहाँ
क्या चीज है, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 269 SS 269 ST क्लॉज नंबर 31 हुआ है। हमारे क्लॉज नंबर 32। क्लॉज नंबर 32 में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, डेप्रिसिएशन या स्पेकुलेशन लॉसेस ये लिखना है। 33 में कोई डिडक्शंस जो क्लेम किए हैं अंडर चैप्टर 6A और चैप्टर 3 ये लिखना है। 34 में अगेन दिस इज गुड इंपॉर्टेंट क्लॉज। 34 में आपको TDS के बारे में रिपोर्टिंग करना है। 35 में इफ इट ऑल इन केस ऑफ ट्रेडिंग, यहाँ पे गुड्स या रॉ मटेरियल का कोई मेंशनिंग है डिटेल्स, 35 में आना है। 36 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बेसिकली अभी अबॉलिश हो गया अंडर सेक्शन 1150 ये लिखना है। 36 में 36A में कोई सम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अगर रिसीव हुआ, ये डीम डिविडेंड का क्लॉज है। अगर सेक्शन नंबर 222E डीम डिविडेंड के केस में कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है तो यहाँ पे आपको मेंशनिंग करना है उसका अंडर क्लॉज नंबर 36A। 37 में अगर कॉस्ट ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन मार्क किया है तो यहाँ पे लिखना है। 38 में आपके सेंट्रल या फिर सेंट्रल एक्ट के अंदर जो भी ऑडिट हुआ था वहां पे कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको 38 में लिखना है। सर्विस टैक्स ऑडिट में, GST ऑडिट में अगर कोई क्वालिफिकेशन है या नेगेटिव मार्किंग है वो आपको 39 में लिखना है। 40 में आपको लिखना है अकाउंटिंग रेशियोज, ये 40 वाला क्लॉज पहले भी था अभी भी है। अकाउंटिंग रेशियोज मेंशन करना है, टर्नओवर का, कंजम्पशन रेशियोज का, GP/NP का रेशियो जो है वो आपको रेशियोज मेंशन करना है अंडर क्लॉज 40। 41 अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, 40 42 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दी। 41 में आपको मेंशन करना है डिमांड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉस, ठीक है, एंड अदर देन इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स। कोई अदर इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स के बियॉन्ड कोई दूसरे टैक्स के अंदर कोई डिमांड या रिफंड है तो उसका यहाँ पे मेंशनिंग है। यहाँ पे ना बेसिकली आपके ड्यूज या क्लेम्स जहाँ पे पेंडिंग है ना, पेंडिंग केसेस, वो यहाँ पे आ जाएगा 41 में। 42 अगेन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज 42? Assessee is required to furnish a statement under form 61 or 61A. Basically this is a specified financial transaction या फिर फटका, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फटका के अंदर जो भी आपके फॉर्म 61 या 61A भरा हुआ है तो उसका फर्निशिंग यहाँ पे करना, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल्स ऐसे करने हैं यहाँ पे, ड्यू डेट, फर्निशिंग कब किया वो रिपोर्ट, वो फॉर्म कब फाइल किया, फॉर्म में क्या ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भरी है, वो सब ऐसे। अब समझो ये जो फॉर्म 60 या 61 है वो किसको भरना है, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि फॉर्म नंबर 61 भरना है, 61A होल्ड करो। फॉर्म नंबर 61 किसको भरना है? इफ एट ऑल द assessee is in the receipt of form number 60, example, you are the person, you are required to furnish PAN to me, आपको आपका पैन फर्निश करना है मुझे, ठीक है, बट आपने मुझे कहा कि मैम मेरा पैन नहीं है, मैं पैन नहीं दे सकता या फिर मेरा पैन बना हुआ ही नहीं, तो मैं आपको कहूंगी कि देखो आप इधर आपका पैन दो बिकॉज मुझे टैक्स डिडक्ट करके सबमिट करना है। अगर आप आपका पैन नहीं दे पा रहे हो तो आप ये डिक्लेरेशन दे दो कि मेरे पास पैन नहीं है सो मैं फर्निश नहीं कर रहा हूं। ये डिक्लेरेशन अगर आप मुझे दे रहे हो, ये डिक्लेरेशन आप मुझे दोगे अंडर फॉर्म नंबर 60 If I am in receipt of form number 60, मैंने फॉर्म 60 रिसीव किया है, किससे रिसीव किया? आपसे। अगर मैंने फॉर्म 60 रिसीव किया है मुझे ये डिटेल भरनी पड़ेगी अंडर फॉर्म 61 कि मैंने उस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन किया जिन्होंने पैन फर्निश नहीं किया। समझता है? सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म 61, समझा है? सो नॉट फर्निशिंग पैन, ही विल गिव मी डिक्लेरेशन इन फॉर्म 60 एंड जो इंसान को फॉर्म 60 मिला है he will give फॉर्म नंबर 61। डन। इसके बाद देखो 61A किसको फाइल करना है? वही स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 285BA के अंदर। नेक्स्ट 61B किसको सबमिट करना है? अगर कोई एरर या ओमिशन रह जाता है ओरिजिनल फॉर्म फाइल करने में, 61 में या 61A में कुछ गलतियां हो जाती है तो 61B में ये एरर को सुधारा जा सकता है, ठीक है। सो अगर असेसी ने 61, 61A या 61B फाइल किया है, हम क्लॉज नंबर 42 में यहाँ पे इसका रिपोर्टिंग करेंगे। डन। ओके। नेक्स्ट 43, दिस इज CBCR रूल्स। या अगर कोई
पेरेंट कंपनी कोई दूसरे कंट्री में, सीबीसीआर दिस इज कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट बेसिकली, सीबीसीआर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। यहाँ पे इंडिया के ट्रांजैक्शन कोई फॉरेन कंट्री के साथ हुए हैं या फिर इंडिया में जो एसएससी के फॉरेन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बेसिकली ये वो वाला प्रोविजन। यहाँ पे ना ये प्रोविजन पढ़ने से पहले आप प्लीज रीड करिएगा सेक्शन नंबर 286 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है? तो आपको समझेगा एक्चुअली व्हाट इज सीबीसीआर रूल्स, ठीक है? अगर सीबीसीआर रूल्स के अंदर में कुछ प्रोविजंस है तो आपको यहाँ पे 43 में रिपोर्टिंग करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज 44, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अमेंडेड है इसके लिए। 44 में बेसिकली ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जो एक्सपेंडिचर है ना उसका ब्रेकअप बताना है, समझो कैसे ब्रेकअप बताएंगे, कॉलमनार फॉर्म में टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, सिंपल। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो लोग रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी उनके लिए क्या बताना है, रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज एग्जम्प्टेड, अंडरलाइन करो एग्जम्प्टेड। दूसरा पॉइंट देखो, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है बट कंपोजिशन स्कीम के अंदर फॉल कर रहा है, रिलेटिंग टू एंटिटीज इट इज नॉट फीलिंग, इट इज फॉलिंग अंडर जीएसटी, सॉरी अंडर कंपोजिशन स्कीम, वो यहाँ लिखना है। थर्ड, रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। फोर्थ, टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज, मैंने जो खर्चा किया बट पेमेंट किया है टू रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो ये 4 ब्लॉक के अंदर रिपोर्टिंग करेंगे। फर्स्ट फॉर एग्जाम्प्टेड, सेकंड कंपोजिशन स्कीम, थर्ड अदर एंटिटीज एंड रजिस्टर्ड एंटिटीज को पेमेंट। लास्ट वाला ब्लॉक देखो, एक्सपेंडिचर रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज, यहाँ पे आप एक वर्ड ऐड करो, दिस इज एरर, बेसिकली आरटीपी में भी एरर था। रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वो यहाँ पे 4 हिस्सों में रिपोर्टिंग करेंगे, नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में यहाँ रिपोर्टिंग करेंगे, सिंपल। डन, पक्का, श्योर? सो दैट वाज टोटल अबाउट योर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। पीपल प्लीज, और एक चीज डिस्क्लेमर में, दिस वाज अ क्विक रिवीजन, आप प्लीज उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए एंड उसी के बाद रिवीजन देखिएगा, ठीक है? एंड वन मोर, एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे करना था रिगार्डिंग ऑडिट सार। थोड़े से बच्चों ने डिसअपॉइंटमेंट जताया था मैसेज करके कि मैम ऑडिट सार हम लोगों ने ऑर्डर किया है फ्रॉम अमेजॉन, वो ब्लैक एंड व्हाइट डिलीवर हुआ है। सो पीपल प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो ऑडिट सार है वो 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, कलर वेरिएंट्स एंड ब्लैक एंड व्हाइट वेरिएंट। तो जो वेरिएंट आप सिलेक्ट करोगे अमेजॉन पे वो ही डिलीवर होगा, क्योंकि बहुत वेंडर्स ऐसे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट वेरिएंट भी सेल कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट वेरिएंट 399 में अवेलेबल है, सो अमेजॉन पे ऊपर दिखता है। सो जब भी आप ऑडिट सार बाय कर रहे हो प्लीज मेक श्योर आप आपका वेरिएंट अच्छे से सिलेक्ट करो, ठीक है? अगर आपको कलर चाहिए तो कलर वेरिएंट बाय करो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट वेरिएंट बाय करो, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, बच्चों ने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कमेंट करके बताया कि नेक्स्ट प्लान बता दीजिए सो दैट यू हैव अ फ्रूटफुल पाथवे, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड एंड अग्री आल्सो। सो मैं ना आई गेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चीज लिस्ट डाउन करवा दूंगी कि नेक्स्ट संडे, या फिर अभी तो संडे का वेट भी नहीं करेंगे, वीक डेज में ही आई ट्राई अपलोडिंग द नेक्स्ट रिविजन सेशन। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ऐड ऑन करा दूंगी कंटेंट के कौन से डेट पे क्या क्या चैप्टर्स रिविजन वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है? I hope this is helping you up. Keep studying, keep revising. Thank you. And yes, don't forget, study, revise, repeat.